अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेंस की सीरीज़ में। आज इस मेंस की सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 4। ज्योग्राफी के 3 पार्ट हो चुके हैं, 1, 2, 3 और बाकी सब्जेक्ट्स के भी 3-3, 4-4, 5-5 पार्ट हो चुके हैं। आशा करता हूँ वो सभी आपने देखे होंगे और यदि नहीं देखे हैं, कोई बच्चा नया जुड़ रहा है तो जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से उन क्लासेस को भी देख ले। आज हम ज्योग्राफी के पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे। बहुत ही प्यारे-प्यारे क्वेश्चंस आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं। उनको हम सब देखने वाले हैं। और भाई पिछले 2-3 दिन से थोड़ी-सी तबीयत गड़बड़ चल रही है। आज भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर वही बात है कि छुट्टी हो जाएगी। अब दिवाली की 2-3 दिन की छुट्टी हो जाएगी, इस वजह से मैंने कहा अभी ऑफ नहीं करना चाहिए। तो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ, अब देखते हैं कितनी लंबी ली जाएगी। हाँ, इस समय पर मेरे भाई मेरा गला बंद है। और आपने देखा होगा हल्की आवाज़ भी चेंज हो रही है। नाक बंद है, गला बंद है और दुख रहा है गला तगड़े तरीके से जिसे कहते हैं ना। पिछले 3 दिन से ये मान लीजिए कि बस मुझे ही पता है क्या हालत है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी मुझे कोई भी दिक्कत होती है, मुझे और कोई दिक्कत नहीं होती, बुखार, फ़ीवर, ये वो बीमारी, डेंगू, मलेरिया क्या होता है, ये सब कुछ नहीं होता। सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है, वो होती है गले की, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि लगातार सुबह से लेकर के शाम तक बोलना होता है और यदि थोड़ा-सा स्लो बोला जाए, तो ऐसा लगता है कि एनर्जी खत्म हो गई है, जोश कम हो गया है। नहीं, वही जो एनर्जी सुबह शुरू की थी 7 बजे, वही एनर्जी रात को 10 बजे और 11 बजे तक रखनी होती है। तो उसी वजह से गले पर सबसे ज़्यादा हमारा जो इम्पैक्ट होता है, इसी वजह से गला खराब हुआ और अगर आपने फिर क्लासेस कंटिन्यू कर ली, तो वो फिर प्रॉब्लम थोड़ी-सी बढ़ जाती है। वही हुआ मेरे साथ। आशा करता हूँ कि हम सैटरडे, संडे में थोड़ा-सा बेहतर होगा, थोड़ा-सा रिलैक्स होगा संडे को, तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। आ जाइए ज़रा। जनरल स्टडीज़ का ज्योग्राफी का सेट करते हैं। बहुत ही प्यारे-प्यारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आप सभी के सामने रखे हैं। देखेंगे द आइलैंड ऑफ हॉन्शू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, अब ये अलग अलग एग्जाम्स के हैं, फिर मैंने मेंशन करने की बजाय मैंने कहा सबको एक तरीके से रखते हैं और एक ही तरीके से सेट में कराते हैं, तो मैं यहाँ से एग्जाम्स के नाम हटा देता हूँ। और ये सारे के सारे वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे एसएससी के ही, कोई मेंस में पूछा गया है तो कोई जो है प्री में पूछा गया है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, सीजीएल हो गया, सीपी हो गया, सीएचएसएल हो गया, वगैरह वगैरह, ग्रेजुएट लेवल हो गया। तो एसएससी के पीवाईक्यूज हैं ये सारे, जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, ये एसएससी के पीवाईक्यूज हैं। इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि वाकई में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपने प्री दिया है तो आपको पता होगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या कोई नया बच्चा है जो प्री की तैयारी कर रहा है तो उसने मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो उसको पता है। चलिए भैया, आइलैंड ऑफ हॉन्शू की मैं बात करूं तो मैंने आपको 4 आइलैंड लिखवाए थे। एक लिखवाया था होक्काइडो। क्या लिखवाया था? एक लिखवाया था होक्काइडो, होक्काइडो, हॉन्शू, होक्काइडो, हॉन्शू। इसके अलावा लिखवाया था शिकोकू, शिकोकू और क्यूशू, क्यूशू। अब मैंने ये ऐसे क्यों लिखे? मैंने इस लाइन में भी तो लिख सकता था होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअली ये चारों आइलैंड किसके हैं? ये चारों आइलैंड एक देश है जिसका नाम जापान है। जापान है एक देश, उसी जापान के जिसको सन ऑफ लैंड ऑफ जो है राइजिंग सन कहा जाता है, उगते सूरज की भूमि जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम विश्व की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को पता है जापान पड़ता है। इसी जापान के 4 मुख्य आइलैंड हैं, शिकोकू, क्यूशू, होक्काइडो, होन्शु। अभी इसलिए जो है इस सीक्वेंस में क्यों लिखे? क्योंकि सबसे छोटा शिकोकू है, उससे बड़ा क्यूशू है, उससे बड़ा होक्काइडो है, उससे बड़ा होन्शु है। आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। मैंने कैसे याद किए मैं बताता हूँ। मैंने याद किया होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, सिंपल है। तो पहले होक्काइडो लिखता हूँ, फिर मैं होन्शु लिखता हूँ, फिर मैं शिकोकू और फिर क्यूशू, और ये हो जाता है भैया सीक्वेंस, छोटे से लेकर के बड़े तक की तरफ। वैसे आपसे पूछ लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा जापान। आगे चलते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने आंसर कर दिया जापान। टोक्यो इसकी कैपिटल हो गई। विच
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट, ये आपको पता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओल्डेस्ट क्या है? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है भारत की? भारत की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मेरे प्यारे साथियों आपकी अरावली हो जाती है। भारत की जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है मेरे प्यारे साथियों आपकी अरावली हो जाती है। अच्छा, न्यूएस्ट पूछे तो हिमालय है। न्यूएस्ट पूछे तो कौन सी है? न्यूएस्ट तो आप सभी को पता है कि हिमालय है, और दुनिया में ही कौन सी है? हिमालय है। तो हिमालय इज द न्यूएस्ट माउंटेन रेंज, एंड ओल्डेस्ट कौन सी भारत की? अरावली हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ टोडा ट्राइब। अब देखिए एमपीपीएससी का 2017 का क्वेश्चन है, चलो मेंशन कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ टोडा ट्राइब, टोडा ट्राइब कहाँ पर रहती है? मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो टोडा ट्राइब की एक खूबी बताता हूँ मैं आपको। टोडा ट्राइब की एक खूबी यह है कि ये बहुपति विवाह, एक से ज्यादा पति जहां पर होते हैं, क्या? बहुपति विवाह यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जैसे नहीं कि एक पति की कई सारी पत्नियां होती हैं, वैसे यहाँ पर एक पत्नी के कई सारे पति होते हैं, इसी को बोलते हैं बहुपति। तो एक से ज्यादा पति, तो बहुपति विवाह यहाँ पर जो है कॉमन हो जाता है। अगर मैं बात करूं टोडा ट्राइब की, तो ये टोडा ट्राइब नीलगिरी की पहाड़ियों में आपको देखने को मिलेगी। सीडीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोडा ट्राइब किससे संबंधित हो जाती है? ये आपकी जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में रहती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि भारत का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है, लिखेंगे जरा। भारत का सबसे, इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप, इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? तो वो हो जाता है आपका, ट्राइबल ग्रुप कौन सा है, कौन सी जनजाति है? वो है भील जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। ये मान लीजिए टोटल जनजाति का लगभग 37% है। 37.7% ऑफ टोटल जनजाति। भारत की जितनी टोटल जनजाति है उसका 37% क्या है? 37.7% भील जनजाति है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति हो गई। मेरे प्यारे साथियों, आप मुझे बताना, भारत की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति क्या लिखेंगे? सबसे पहली, सबसे पहली जनजातीय, जनजाति महिला, जनजाति महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति कौन सी? आप सभी को पता है इस समय पर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कौन सी जनजाति से बिलोंग करती हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, ये बिलोंग करती हैं आपका जो है संथाल से, संथाल ट्राइब से, संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी जनजाति है? अब दिवाली आ गया ना, तो दिवाली के रिसेंटली एग्जाम हो रहा है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? क्या कहा मैंने? कि वो कौन सी जनजाति है वो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? क्योंकि दिवाली का समय है, नियर बाई एग्जाम में पूछा जा सकता है। उस जनजाति का नाम बताइए, उस जनजाति का नाम बताइए जो दिवाली को, जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, शोक के रूप में मनाती है। उस जनजाति का नाम बताइए जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। मेरे प्यारे बच्चों, दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति का नाम है थारू ट्राइब। कौन सी है? थारू। और ये जो थारू ट्राइब है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये थारू ट्राइब पाई जाती है आपके उत्तराखंड में। कहाँ पर पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। कई सारे बच्चे, मैंने देखा था, मैं जो है कमेंट्स भी चेक करता हूँ, कई सारे बच्चे कहते थे कि सर ऑप्शन भी हिंदी में करवा दीजिए। मेरे भाई, या तो ऑप्शन में कोई ना कोई नाम है, या तो कोई ना कोई संख्या है, या किसी देश का नाम है, या पर्सन का नाम है। और आप मेंस की तैयारी करने के बावजूद, सीजीएल जैसे, सीएचएसएल जैसे एग्जाम की मेंस की तैयारी करने के बाद कहते हो कि ऑप्शन में जो नाम लिखे हुए हैं उन नामों को भी हिंदी में करवा दीजिए। मतलब मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूं, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि मुझे दिक्कत नहीं है करवाने के लिए, लेकिन अगर आप नाम को भी इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा? हैं? तो इस चीज के लिए थोड़ा सा चीजों को कॉपरेट किया कीजिए। मैं तो करवा दूंगा, मैंने यहाँ पर चीजें ऐड ऑन करवानी है और कुछ नहीं है। लेकिन आप भी थोड़ा सोचने समझने की कोशिश कीजिए, या फिर जो मन में आता है वही आप बोल देते हैं। तो थोड़ा सा उस तरीके का अपना व्यवहार बनाइए कि चीजें आपको जल्दी से आप एडप्ट कर सकें। थारू ट्राइब क्या है? थारू थारू ट्राइब बेसिकली जो उत्तराखंड से बिलोंग करती है। थारू ट्राइब आपका ये जो है दिवाली, इसको शोक के रूप में मनाती है। अच्छा, एक चीज पूछी जाती है, जैसे मैंने कहा आपसे
ये भारत हो गया और इसमें ये भारत सरकार हो गई जो भारत की व्यवस्था को चला रही है। मैंने कहा ये भारत हो गया, ये भारत सरकार हो गई जो भारत की व्यवस्था को चला रही है। सरकार कैसे चलाई जाती है? कानून बनाया जाता है, उस कानून को लागू किया जाता है और उस कानून की वैलिडिटी संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या कब एक्सपायर हो रहा है, कोई उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, ये देखा जाता है। और इन तीनों चीज़ों को देखने के लिए 3 प्रोविज़न्स या 3 ऑर्गन्स सरकार के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कौन-कौन से हैं? एक तो होता है प्यारे साथियों विधायिका, जिसको लेजिस्लेचर कहा जाता है। एक तो होता है विधायिका, जिसको लेजिस्लेचर कहा जाता है या फिर विधायिका कहा जाता है। सरकार का जो दूसरा ऑर्गन है, इसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका कहा जाता है। और तीसरा वाला जो ऑर्गन होता है, इसको न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी कहा जाता है और इन सारी चीज़ों से आप सभी लोग अवगत हैं। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका कहा जाता है। और जो कुछ लंबे क्वेश्चन्स थे, मैंने देखा था ना, तो जो लास्ट वाली क्लास देखते हैं पॉलिटी वाली, उसमें बहुत सारे लंबे क्वेश्चन्स हैं। तो क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन ही लंबा हो फिर उसके ऑप्शंस को हिंदी में डाल करके पूरा बोर्ड भर जाता है, तो लिखने की जगह तक नहीं मिलती है। उस वजह से उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें की गई हैं। भाई पिछले चलो छोड़ो यार, पढ़ने पे ध्यान दो। लेजिस्लेचर। अच्छा, अगर हम बात करें केंद्रीय लेजिस्लेचर की, जैसे ये भारत सरकार है, तो इसके भी 3 ऑर्गन्स हैं। ऐसी कोई राज्य सरकार होगी, उसके भी 3 ऑर्गन्स होंगे। तो जैसे भारत सरकार है, उसका लेजिस्लेचर है, और अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें, तो केंद्र सरकार में जो लेजिस्लेचर होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको मेरे प्यारे साथियों सांसद संसद बोलते हैं, यानी कि पार्लियामेंट बोलते हैं। समझ गए? तो जो केंद्रीय लेजिस्लेचर है, उसको संसद यानी कि पार्लियामेंट बोला जाता है। अच्छा, इस पार्लियामेंट के बेसिकली फिर 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग कौन-कौन से होते हैं? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक क्या होता है? राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों भाग होते हैं। कि सर ये वाली बात तो हमें पता थी, ये क्यों बता रहे हो आप ज्योग्राफी में? आप ट्राइब्स की बात कर रहे हो और इन सब चीज़ों को डिस्कस क्यों कर रहे हो? इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा-सा देखना ज़रा। जैसे मैं अगर बात करूँ सेंटर की, तो सेंटर में अभी-अभी आपने बताया मुझे कि सर सेंटर की जो लेजिस्लेचर बॉडी है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसको पार्लियामेंट कहते हैं और पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो जैसे यहाँ पर लोकसभा होता है, जैसे यहाँ पर राज्यसभा होता है और जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, सेम वैसे ही लेजिस्लेटिव ऑर्गन राज्य सरकार में भी तो होता है, उसको राज्य विधानमंडल बोला जाता है। तो केंद्र में संसद के सदस्य सांसद कहलाते हैं और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है, उसे राज्य विधानमंडल बोला जाता है और विधानमंडल के सदस्य चाचा विधायक कहलाते हैं। तो राज्य में जो चाचा विधायक होते हैं, उनके लिए भी ऐसे ही हाउस होते हैं। कौन-कौन से? एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद, ऐसे लिखो। लेजिस्लेटिव असेंबली इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको विधानसभा कहते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल इंग्लिश में कहते हैं और विधान परिषद इसको हिंदी में कहा जाता है। और यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों गवर्नर होगा। देखो, लोकसभा को इंग्लिश में भी लोकसभा, हिंदी में भी लोकसभा, लेकिन इसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली और हिंदी में विधानसभा कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये चीज़ क्या बताना चाहता हूँ आपसे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ट्राइब्स के लिए रिज़र्वेशन है। यहाँ पर क्या है? ट्राइब्स के लिए रिज़र्वेशन है और ये जो रिज़र्वेशन है, अगर मैं बात करूँ, ये लोकसभा में और विधानसभा में है। अगर मैं यहाँ पर लोकसभा की बात करूँ, तो आपसे पूछ लेता है वो कौन-सा आर्टिकल है जो ट्राइबल पीपल्स को लोकसभा में जो ट्राइब्स के लिए या जो ट्राइबल पीपल हैं उन उनसे संबंधित रिजर्वेशन देता है, बताइए फटाफट से। वो कौन-सा आर्टिकल है जो लोकसभा में ट्राइबल पीपल्स के लिए आरक्षण देता है, रिजर्वेशन की बात करता है। आरक्षण की बात करता है यानी कि रिजर्वेशन की बात करता है। सेम वैसे ही पूछता है कि ये जो विधानसभा है, ये जो राज्य लेवल पर विधानसभा है जिसके चाचा विधायक हैं, इन चाचा विधायकों में बेसिकली जो ट्राइबल पीपल है, इन ट्राइबल पीपल्स के लिए रिजर्वेशन की बात, इनके लिए जो सीटें आरक्षित होती हैं, जो रिजर्वेशन होता है, जो आरक्षण होता है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ये पूछना चाहता है आपसे। तो आप फटाफट से इसका आंसर बताएँगे और इसका आंसर क्या जाएगा? मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 330 में रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा में ट्राइबल पीपल्स के लिए। आर्टिकल नंबर 332 में रिजर्वेशन दिया गया है ट्राइबल पीपल्स के लिए विधानसभा में। समझ गए आप बात को? तो विधानसभा और लोकसभा में जो ट्राइबल सीट्स होती हैं, ट्राइबल पीपल भी क्या है, इनको ट्राइबल सीट्स कहिए। ट्राइबल पीपल भी नहीं, इनको ट्राइबल सीट्स कहिए कि ट्राइबल सीट्स पर ही तो ट्राइबल पीपल आएँगे। तो ट्राइबल सीट्स का जो आरक्षण है,
ट्राइबल सीट्स के लिए जो आरक्षण है लोकसभा और विधानसभा में, वो आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 के माध्यम से दिया गया है। ये बात कई बार आपसे पूछ लेता है, ठीक है ना? अच्छा, 31 और 33 में क्या था? 31 और 33 में एंग्लो इंडियंस वाला था, तो जो एंग्लो इंडियंस वाला था उसको तो अब कंटिन्यू नहीं किया गया 2019 के बाद में, तो वो तो खत्म हो गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा आंसर हो गया कि टोडा ट्राइब कहाँ पर रहती है मेरे प्यारे साथियों। हाँ, मेरे प्यारे साथियों, जो टोडा ट्राइब है वो आपको नीलगिरी की पहाड़ियों में देखने को मिलेगी। समझ रहे हैं आप बात को? आ जाइए, प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। अगर किसी को भी लिखना वगैरह है ना, तो उसको पॉज करके लिखता रहे, ठीक है ना? चलिए, एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, आप सभी को पता है कि ये जो अर्थ है, पहले तो ये आग का गोला था, लेकिन ठंडा होते 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 फिर ये अब ठंडा हो गया है। तो इसके सेंटर में तो आज भी बहुत टेम्परेचर है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन सरफेस इसका कम गर्म होता है। तो इसका जो सरफेस गर्म होता है वो कितना होता है? तो इसके सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है, इसके सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है, वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? अर्थ सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज, ये तो हमने लास्ट टाइम बात करी थी। ये जो सतपुरा और विंध्या में यह कौन सी नदी बहती है? इसको भैया आपका नर्मदा रिवर कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, तो इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन्स द एटमॉस्फेयर इज रिच इन ओजोन गैस, ओजोन गैस में कौन सा एटमॉस्फेयर का जोन रिच है? तो आपको पता है, अगर हम मान लीजिए, अगर हमने यहाँ पर ये अर्थ बनाया, ये क्या हो गया? ये हो गया भैया आपका अर्थ। अगर हम इसको अर्थ कहते हैं, अगर हम इसको अर्थ कहते हैं, तो अर्थ के चारों तरफ में क्या है? हवा है। अर्थ के चारों तरफ में क्या है? हवा है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको वायु कहा जाता है। और ये जो वायु है, ये अर्थ के चारों तरफ में चिपटी हुई है, और ये अर्थ के चारों तरफ में चिपटी हुई है, तो अर्थ की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है। अर्थ की ग्रेविटी जिस वायु को अपनी तरफ खींच रही है, इस वायु का एक मंडल बन चुका है ये चारों तरफ में, और वायु का एक मंडल बन चुका है, इसीलिए इसको वायुमंडल कहा जाता है। इसीलिए इसको वायुमंडल कहा जाता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से चिपका हुआ है। इसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब मैं यहाँ पर एक दो तीन चीजें आपको समझा ही देता हूँ, मामला ही खत्म हो जाएगा इसका। समझिए जरा, इसको वायुमंडल कहा जाता है कि ठीक है। अब मेरी बात सुनना जरा, मैंने इसको डिस्कस किया होगा, लेकिन अब मैं कई सारी चीजें आपको समझाता हूँ इसमें से, अगर हम यहाँ पर बना ही रहे हैं तो। अब आप देखेंगे क्या हो रहा है, अब आप देखेंगे कि ये जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से खींच रहा है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मेरे सर के ऊपर इतनी सारी गैसेस हैं। मेरे सर के ऊपर जो इतनी सारी गैसेस हैं, इन सभी का दबाव मेरे सर पर पड़ रहा है, तो वायुमंडल मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है। इसका मतलब है मेरे ऊपर नहीं, अर्थ की सरफेस के ऊपर। अब मैं अर्थ की सरफेस के और वायु के बीच में आऊंगा, तो मेरे ऊपर भी पड़ेगा। तो अर्थ की सरफेस के ऊपर इन गैसेस का जो ये दबाव पड़ रहा है, इसी को वायुमंडलीय दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। तो एक तो चीज हमने ये देख ली कि वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव क्या होता है। दूसरी चीज, अब होता क्या है कि जो भारी चीज है, जैसे मैं इस पेन को छोड़ूं, तो ये पृथ्वी के पास जल्दी जाएगा, बिल्कुल सही बात है, जल्दी जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए मैं एक प्लेन पेपर को छोड़ता हूँ, तो वो आराम से जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, है ना? और कोई भारी चीज छोड़ूंगा, वो जल्दी जाएगी। तो भैया जो भारी भारी चीजें हैं, उनको पृथ्वी खींच के रखेगी। इसका मतलब क्या है? जो भारी भारी गैसेस हैं, वो पृथ्वी के बिल्कुल पास में पाई जाएंगी। जो भारी वाली गैसेस हैं, जो भारी वाली गैसेस हैं, वो पृथ्वी के जस्ट पास में पाई जाएंगी। और जो हल्की वाली गैसेस हैं, वो पृथ्वी के सबसे दूर पाई जाएंगी। तो जो लाइट गैसेस हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे हीलियम हो गया, वो पृथ्वी की दूर वाली लेयर में देखने को मिलेंगी। वहीं पर जो भारी गैसेस हैं, वो पृथ्वी की पास वाली लेयर में देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये जो गैसेस पाई जाती हैं इसमें, ये कैसे कैसे पाई जाती हैं? अगर मैं टोटल गैसेस की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, इसका कंपोजिशन कैसे होता है, ये पूछ लेता है क्वेश्चन। कंपोजिशन कैसे होता है? इन गैसेस के कंपोजिशन की अगर बात की जाए, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 78%, लगभग लगभग भैया 78, लगभग 78 आ गया, 78.09% कौन सी होती है? इसको नाइट्रोजन कहा जाता है। ये कौन सी गैस होती है?
इसको मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन कहा जाता है। लगभग लगभग 20.98% क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है वो कौन सी है? सबसे ज्यादा जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है उसे नाइट्रोजन कहा जाता है, और जो दूसरे नंबर पर पाई जाती है उसको ऑक्सीजन कहा जाता है। इसके बाद 0.93% जो पाई जाती है उसको आर्गन कहा जाता है, और इसके अलावा 0.03% जो पाई जाती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, CO2 कहा जाता है। और बचा हुआ जो भी परसेंटेज होगा, आधा पौना 1%, उसमें बाकी अदर गैसेस हो जाती हैं। इनमें से लगभग ये मिलाएंगे 78 और 21 98 के आसपास, 99 के अप्रोक्स परसेंटेज बैठेगा, और बचा हुआ जो 1% है उसमें बाकी अदर गैसेस पाई जाती हैं। जो 1% बचा हुआ है उसमें बाकी अदर गैसेस पाई जाती हैं। अब आपसे ये पूछता है एबंडेंस के मामले में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। तीसरे नंबर पे कौन सी पाई जाती है मेरे प्यारे साथियों? तीसरे नंबर पे आर्गन पाई जाती है। दूसरे नंबर पे कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये तरीका हो गया। अब यहाँ से एक चीज को और रिलेट करते हैं। अच्छा, पहले इसका आंसर निकाल देते हैं। पहले अगर हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करें तो भारी गैसेस यहाँ हो गई, फिर उससे हल्की, फिर उससे हल्की, इससे हल्की, ऐसे करके यहाँ पर लेयर बन जाती हैं। और अगर मैं इसको कट करने की कोशिश करूँ लेयर्स को, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 5 लेयर बन जाती हैं। उन 5 लेयर्स को यदि हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करें, उन 5 लेयर्स को यदि हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करें, तो आप देखोगे, भाई क्या हो गया? काहे इतना टेढ़ा जा रहे हो? फिर से टेढ़ा? कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा भी होगा तो चलेगा। देखो, इसमें यहाँ से ये पृथ्वी की बिल्कुल सतह है। जो ये पृथ्वी की बिल्कुल सतह है, इसी को 0 किलोमीटर बोला जाता है। यहाँ से ही इसकी शुरुआत होगी, ठीक है ना? 0 किलोमीटर बोला जाता है, यहाँ से इसकी शुरुआत होगी। पृथ्वी के बिल्कुल बगल वाली जो लेयर होती है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ट्रोपोस्फेयर। अब कहोगे सर हिंदी में भी बता दो। मेरे भाई, इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। दूसरा वाला जो होता है इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। समताप मंडल। तीसरा वाला जो होता है इसको मीजोस्फेयर, मध्य मंडल कहा जाता है। ये बीच का हो गया तीसरा वाला, मध्य मंडल कहा जाता है। ऊपर वाले को थर्मोस्फेयर या फिर आयनोस्फेयर कहा जाता है। आयनोस्फेयर का मतलब होता है आयन मंडल। ये क्या होता है? आयन मंडल होता है। और आयन मंडल के ऊपर वाला प्यारे साथियों जो होता है इसको बोलते हैं एग्जोस्फेयर। ये जो बाहर वाला है इसी को क्या बोला जाता है? एग्जोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल बोला जाता है इसको। बहिर्मंडल। एग्जोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल। अब मेरी बात है, ध्यान से सुनो। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की साइड में जाते हैं, तो यहीं पर तो बारिश होती है, तो जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिनाज होते हैं वो यहीं पर होते हैं। जितने भी मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं, वेदर रिलेटेड फिनोमिनाज होते हैं, वो यहीं पर होते हैं। एक दिन और कराया था, एक दिन और कराया था ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने। जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिनाज होते हैं वो यहीं पर होते हैं। और जैसे जैसे पृथ्वी से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, आपने देखा हो ना, पहाड़ों में जाते हो ठंडा लगता है। वो इसलिए लगता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की साइड में जाते हैं, हर 165 मीटर ऊपर जाने पर, क्या कहा? हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? डाउन होता है। इसी को जनरल लैप्स रेट यानी कि सामान्य क्षय दर कहा जाता है। इसीलिए इसको जनरल लैप्स रेट सामान्य क्षय दर कहा जाता है। 165 मीटर 165 मीटर ऊपर जाने पर, अगर मैं यहाँ खड़े खड़े 165 मीटर ऊपर चला गया तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इसी को जनरल लैप्स रेट यानी कि सामान्य क्षय दर कहा जाता है। ये वाली जितनी भी मौसम संबंधी गतिविधियां हैं, सबको, जो तूफान, बाढ़, अब बवंडर, आंधी, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, सब कुछ कहाँ पर आता है? क्षोभमंडल। एक बार आप इसको पार कर देते हो, जैसे ही एक बार आप इसको पार कर देते हो, आप समताप मंडल में चले जाते हो। बारिश, बादल, वर्षा सब यही होता है। इसके ऊपर कुछ नहीं है, खुला आसमान आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो समताप मंडल है इसमें वेरिएशंस नहीं देखे जाते हैं। और यहीं पर इसी समताप मंडल में
यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है लगभग लगभग 20 किलोमीटर से लेकर के 45 किलोमीटर के बीच में, लगभग लगभग। क्योंकि अब ये गैस है तो ऐसा तो है नहीं 20 किलोमीटर का मतलब 19 में नहीं आना तुझे और 21 में नहीं जाना मतलब यहीं पर रहेगी 20 तक ही रहेगी, नहीं। थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे भी रहती है ये। लेकिन इसकी जो हाईएस्ट डेंसिटी है, जो मैक्सिमम डेंसिटी है, वो 20 से 45 किलोमीटर के बीच में आपको देखने को मिलती है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को ओजोन लेयर यानी कि O3 कहा जाता है। इसी को ओजोन लेयर यानी कि O3 कहा जाता है, जो सन से आने वाली यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो भैया सन से आने वाली यूवी रेज होती हैं, इससे कर देते हैं, जो सन से आने वाली यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनको जो है एब्जॉर्ब करने का काम करती है। एक्चुअली जैसे यूवी रेज इस पर आकर के पड़ती हैं तो ये O2 और O में टूट जाती है, नीचे से जैसे ही फिर ऑक्सीजन जाती है तो वो O2 और O मिलकर के दोबारा से O3 बन जाता है। तो इसका जो डिप्लीशन होता है फिर वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब ये वाली लेयर हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओजोन लेयर। तो इसका डिप्लीशन ना हो, ये कहीं से भी कमजोर ना पड़े, इसीलिए हम यहाँ पर वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाते हैं कि हमें ओजोन लेयर का थोड़ा सा ख्याल रखना है। और वर्ल्ड ओजोन डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, CDS 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले तो आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। कि क्वेश्चन का आंसर जो आपके का जाएगा वो जाएगा आपका समताप मंडल। यही तो पूछा है, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? जोन्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिच इन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहाँ पर होती? स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में होती है, ठीक है। ये तो हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। इसके अलावा जैसे ही आप ऊपर जाते हो, फिर उसमें आयन स्फीयर देखने को मिलता है, जहाँ पर आयंस होते हैं और आयंस जहाँ पर होते हैं, तो इसीलिए टेलीविजन रेडियो का काम जो होता है वो यहीं से उसकी फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट बैक होकर के आती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे यहाँ से समझानी थी। वो चीज ये समझानी थी मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जब सनरेज पृथ्वी पर आकर के गिरती हैं, तो उस समय पर पानी गर्म होता है, पानी गर्म होकर के इवेपोरेट होता है और वही पानी इवेपोरेट होकर के ऊपर जाता है। अब आप कहोगे सर पानी गर्म नहीं होता, जरूरी तो नहीं है। देखो, बारिश सर्दियों में भी होती है, बारिश गर्मियों में भी होती है। सर्दियों में क्या है कि बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, कहीं कहीं होती है, बल्कि गर्मियों में लगभग लगभग सब जगह होती है, ठीक है। तो जो ये बारिश होती है वो कैसे होती है? पानी इवेपोरेट होकर के ऊपर जाता है। ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर जैसे ही जाएगा, यहाँ से क्या होगा, सरफेस से पानी इवेपोरेट होगा और इवेपोरेट होके ये पानी ऊपर जाएगा। तो पानी इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होके ऊपर गया। जैसे ही ऊपर गया, हर 165 मीटर ऊपर जाने पर यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ। अच्छा, जैसे ये हवाई जहाज वगैरह हैं, एरोप्लेन्स वगैरह हैं, वो कहाँ पर उड़ते हैं? जनरली ये उड़ते हैं 10 से 12 हजार जो है मीटर की हाइट पर, है ना। मतलब समझ लो 10-12 किलोमीटर ऊपर की साइड में ये उड़ रहे होते हैं। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो वहां पर ये हवाई जहाज उड़ रहे होते हैं। 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, डिपेंड करता है, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, जितनी उसकी डिस्टेंस है, एवरेज जो रहता है ना, वो 11-12 किलोमीटर ऊपर ये जहाज जो है यहाँ पर उड़ रहे होते हैं। अगर ये ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, तो 10 से 12 हजार उड़ते हैं। ऊपर की साइड में जाते हैं तो फिर धीरे धीरे कम कम हाइट पर जो है उड़ रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये 8 किलोमीटर होती है और यहाँ पर ये 18 किलोमीटर ऊपर होती है। इक्वेटर पर ये 18 किलोमीटर ऊपर होती है और पोल्स पर ये 8 ही किलोमीटर ऊपर होती है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि पोल्स पर गुरुत्वाकर्षण बल एक तो ज्यादा होता है, इस वजह से ये खींच करके रखता है हवाओं को। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज ये होती है कि जब गैस गर्म होगी, इक्वेटर क्या है, इक्वेटर पर सनरेज डायरेक्टली आती हैं और इक्वेटर पर सनरेज डायरेक्टली आती हैं, तो ये वाला जो रीजन है ये गर्म रहता है और गर्म रहने की वजह से क्या है, हवा भी गर्म रहेगी और हवा भी गर्म रहेगी तो हवा के मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे तो वो फैल जाएंगे और फैल जाएंगे तो हल्के हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे तो वो ऊपर उठ जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल उनको ज्यादा नहीं खींच पाएगा। वहीं पर पोल्स पर क्या होता है? पोल्स पर ठंडा होता है, ठंडा होने की वजह से एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास होते हैं, पास पास होने की वजह से भारी हैं और भारी हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें खींच के रखता है। तो ट्रोपोस्फेयर की हाइट जहां पर इक्वेटर पर ज्यादा होती है वहीं पर पोल्स पर क्या होती है, कम होती है। ट्रोपोस्फेयर कुछ इस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर इक्वेटर पर लगभग 18 किलोमीटर ऊपर तक फैल जाती है गैस, और यहाँ सेम गैस, और यहाँ पर क्या है, लगभग 6 से 8 किलोमीटर ही रहती है। तो यहाँ पर जो है प्लेन्स है वो थोड़ी ज्यादा हाइट पर उड़ते हैं और यहाँ पर थोड़ी कम हाइट पर उड़ते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए आइए समझिए। अच्छा, ये चीज भी हमने समझ ली कि कहाँ पर उड़ते हैं। दूसरी चीज क्या हुआ, हम बात कर रहे थे बारिश की। अब होता क्या है, ध्यान से सुनते रहो इन सारे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अगले आने वाले क्वेश्चंस में ये सारे कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ ह्यूमिडिटी वाला कॉन्सेप्ट, जो चिपचिपाहट होती है ना,
जो हवा में चिपचिपाहट होती है, वो चिपचिपाहट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? चिपचिपाहट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये अर्थ सरफेस है। मान लीजिए यहाँ से वाटर वेपर बना। वाटर वेपर ऐसा नहीं है कि वो गर्मियों में ही बनता है, वो सर्दियों में ही बनता है, वो हर टेम्परेचर। देखो वाटर की एक जो है कह सकते हैं ना कि कैरेक्टरिस्टिक होता है लेटेंट हीट। तो वाटर में लेटेंट हीट की वजह से वो हर समय इवेपोरेट होता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या है? यहाँ पर इवेपोरेशन की प्रोसेस फास्ट होती है और टेम्परेचर घटने पर इवेपोरेशन की प्रोसेस थोड़ी-सी कम हो जाती है, लेकिन वाटर हर एक टेम्परेचर पर इवेपोरेट होता है। इसीलिए सर्दियों में कम इवेपोरेट होता है, गर्मियों में ज़्यादा इवेपोरेट होता है। नहीं तो आप दिसंबर के महीने में जो है 1 मग पानी भर के रख देना, उसको 15 दिन बाद देखना वो कम हो जाएगा थोड़ा-सा। क्यों? क्या हुआ? उसको चूहा पी गया, बिल्ली पी गई या चींटियाँ खा गई उस पानी को? कहीं नहीं गया, वो इवेपोरेट हो गया। अब यहाँ से ही पानी इवेपोरेट ऊपर होकर के जाएगा, तो ऊपर जैसे-जैसे वो 165 मीटर ऊपर जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो ये जो वाटर वेपर बन करके गया था, ऊपर जा करके कंडेंस होने लगेगा और जब ये कंडेंस होने लगेगा, तो ये भैया वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा और वाटर ड्रॉपलेट्स ही बादल बनाएँगे और बादल जब बनाएँगे, तो फिर ये बारिश हो जाएगी, ठीक है ना? बा बारिश कब होगी? मैं उस चीज़ की तरफ आ रहा हूँ। तो पानी ऊपर जाएगा वो भी हमें समझ आ गया। ऊपर जाकर के ठंडा होगा वो भी हमें समझ आ गया। लेकिन ये ठंडा होने के बाद बारिश क्यों करेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों ठंडा होने के बाद में ये बारिश इसलिए करेगा क्योंकि इसको ऊपर कौन लेकर के गया वाटर वेपर को? एयर लेकर के गई। एयर जब इसको ऊपर लेकर के गई, एयर की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी या नहीं होगी? जैसे मान लीजिए इस कमरे में एयर है। वो नहीं बाल कटवाए हैं आपने पहले? बाल कटवाते हैं तो वो स्प्रे करता है वो, है ना? जैसे आज भी बाल-वाल कटवाते हैं, बालों में पानी मारता है ना? अगर मैं वो पंप जैसा लेकर के आ गया और इस हवा में पानी मारने लगा, पानी मारने लगा, पानी, 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 पानी में, तुम्हें क्या लगता है? मैं यहाँ पर जो है 500 लीटर पानी मारूँगा और इस कमरे में वो पानी उड़ता रहेगा, हवा में ही रहेगा? नहीं। थोड़ी देर बाद देखोगे ना, इन दीवारों पर वो पानी चिपकने लगेगा, मुझे सरफेस पर पानी दिखने लगेगा, हर जगह पर भी ये पानी। क्योंकि इस हवा की कुछ न कुछ कैपेसिटी है जो पानी को होल्ड कर लेगी और हवा की जो कैपेसिटी होती है पानी को होल्ड करने की, उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता। क्या मतलब होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता। अब ये आर्द्रता क्या होती है? मेरे प्यारे बच्चों, एयर जितना पानी होल्ड कर सकती है, क्या कहा? एयर जितना पानी होल्ड कर सकती है अपने पास, उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। कि हवा जितना पानी होल्ड कर सकती है, मेरे प्यारे बच्चों, उसी को आपका ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ठीक है ना? अब ये जो ह्यूमिडिटी है, इसको कैसे नापा जाता है? इसको मेनली 3 प्रकार से नापा जाता है। एक तो होती है आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या होती है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है। अब ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? दूसरी होती है आपकी स्पेसिफिक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और तीसरी वाली जो होती है उसको बोलते हैं सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी भाई क्या बताऊं तुम्हें सच में आवाज हो सकता है कम ज्यादा मुझे नहीं पता कैसे आ रही है लेकिन इस समय पर ना मैं बस बोल ही रहा हूँ इसके अलावा कुछ नहीं है चलो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्चुअली इस कमरे में जितनी भी हवा है उसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी ना कि इतना पानी वो होल्ड कर सकती है इससे ज्यादा पानी आया तो वो उस पानी को छोड़ देगी जैसे मान लीजिए आप हैं तो आपकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी जैसे मान लीजिए मैं हूँ मेरी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी कुछ वजन उठाने की जैसे मान लीजिए मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूँ मैं जो है 20 किलो वजन उठा सकता हूँ या मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ ये मेरी कैपेसिटी है हो सकता है तुम्हारी होगी तुम 70 किलो उठा सकते हो तुम 100 किलो वजन तक उठा सकते हो पानी की जितनी कैपेसिटी होती है वो उतना ये इस हवा की जितनी कैपेसिटी होती है वो उतने वाटर वेपर को होल्ड कर लेती है अगर उससे ज्यादा आएगा तो फिर उसको छोड़ देगी और जैसे ही छोड़ेगी वो तुरंत बारिश कहलाएगी तो यही क्या है यही ह्यूमिडिटी कहलाती है जैसे आपने गांव में लोगों को देखा होगा जैसे ही गांव में आपने देखा होगा ना चिपचिपाहट भरा मौसम होता है तो चिपचिपाहट का मतलब क्या है कि हवा में नमी ज्यादा है और हवा में नमी ज्यादा है इसका मतलब हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है नमी वही हो रही है आर्द्रता और हवा में यदि पानी ज्यादा है ह्यूमिडिटी ज्यादा है इसका मतलब क्या थोड़ी सी और बढ़ेगी तुरंत बारिश हो जाएगी हवा में पानी ज्यादा है देखिए ना चिपचिपाहट जब कभी भी होती है कहते हैं अरे यार चिपचिपाहट सा मौसम हो रहा है बारिश आने वाली है इसका मतलब क्या है बारिश आने वाली है तो अंदाजा लगा लेते हैं कि जैसे जैसे चिपचिपाहट बढ़ेगी वैसे वैसे बारिश आने वाली है अब इसको कैसे नापा जाता है मैं बताता हूँ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का
एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है, मैंने क्या किया, मैंने एक बॉक्स बनाया। मैंने क्या किया, मैंने एक बॉक्स बनाया। मैंने एक बॉक्स बनाया। ये बॉक्स भैया 1 मीटर तो चौड़ा था, 1 मीटर लंबा था और 1 मीटर ऊंचा था। 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर लंबा। 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर लंबा ये बॉक्स बनाया। और मैंने कहा इस 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर ऊंचे और 1 मीटर लंबे बॉक्स में जितनी भी हवा आ जाएगी, उस हवा में कितने ग्राम पानी है? इस बॉक्स में जितनी भी हवा आ जाएगी, उस हवा में कितना पानी है? इसी को आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहा जाता है। कैसे नापी जाएगी? कितने ग्राम पानी है? कितने ग्राम पानी है किसमें? इस बॉक्स में। ग्राम पर मीटर क्यूब। ग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर लंबे, 1 मीटर ऊंचे बॉक्स में कितनी हवा है, और जो हवा है उसमें, एक इस वाले बॉक्स में, उस हवा में कितना पानी है? कितना ग्राम पानी है पर मीटर क्यूब, जो है बॉक्स में, मीटर क्यूब वाले बॉक्स में 1 1 मीटर का जो होगा, उसमें कितनी हवा, हवा इसकी हवा में कितना पानी है, इसी को क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट। बल्कि यहाँ पर स्पेसिफिक की बात की जाए तो मैंने क्या किया, मैंने 1 किलो हवा ले ली। कितनी हवा ले ली? मैंने 1 किलो हवा ले ली, तौल करके 1 किलो हवा। और उस 1 किलो हवा में कितना पानी है ये निकाला। उस 1 किलो हवा में जितना पानी होता है, उसी को भैया स्पेसिफिक कहते हैं कि स्पेसिफिक निकलाया। इसका मतलब क्या है? ग्राम पर केजी। 1 किलो हवा में कितना पानी है, इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक। लेकिन जहां पर रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो रिलेटिवली कहते हैं ना कि रिलेटिवली इसका मास ज्यादा है। मैंने क्या किया, मैंने भाई एक तरफ होल ले लिया और एक तरफ ये ले लिया। मैं कहूँ इन दोनों में से कौन भारी है? यार रिलेटिवली मुझे लग रहा है कि ये वाला भारी भारी है। किसके रिलेशन में? इसके में। इसके रिलेशन में ये भारी है। अब मैं कहूँ इसमें से कौन सा भारी है? यार ये ज्यादा भारी लग रहा है। किससे भारी लग रहा है मुझे नहीं पता। तो रिलेटिवली क्या है? कंपेयर करने में। अब ये कंपेयर कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये कंपेयर ऐसे होता है, इस वाली को समझना। मैंने कहा कि इस कमरे में जितनी भी हवा है, मुझे नहीं पता कितनी हवा है, इस कमरे में जितनी भी हवा है, उस हवा में से सारा पानी निकाल दो। उस हवा में से सारा पानी निकाल दो। तो ये जो एयर है, इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी हवा को होल्ड करने की। इसकी कैपेसिटी होगी वाटर को होल्ड करने की। जैसे मैं अपनी मान लेता हूँ, मैं क्या है, मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ। ओ भाई साहब ज्यादा बोल दिया क्या? मान लो यार, मानने में क्या जा रहा है, एटलीस्ट मान तो लो। मैंने कहा कि भाई तुम्हारा भाई 100 किलो वजन उठा सकता है। अभी कितना उठा रखा है? अभी कुछ नहीं उठा रखा, लो मार कर भी रख दिया। अभी कितना वजन उठा रखा है? कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारा भाई 100 किलो वजन तक को उठा सकता है। इसका मतलब क्या है? मेरी कैपेसिटी कितनी है वजन उठाने की? 100 किलो। बात को समझना। मेरी कैपेसिटी कितनी है वजन को उठाने की? जो मेरी कैपेसिटी है वो है 100 kg। तो तुम्हारा भाई 100 किलो वजन उठा सकता है। अभी कितना उठा रखा है? कुछ नहीं उठा रखा। मैंने क्या किया, मैंने ये पानी की बोतल उठा ली। मान लेते हैं ये पानी की बोतल जो 1 किलो की है, तो मैंने ये पानी की बोतल उठा ली। तुम्हारे भाई ने कितना वजन उठा रखा है? 1 किलो। इसका मतलब है मेरी कैपेसिटी 100 किलो की थी, लेकिन मैंने कितना पानी वजन उठा रखा है? इस समय पर मैंने 1 किलो वजन उठा रखा है। तो अपनी कैपेसिटी का कितना वजन उठा रखा है मैंने? 1 किलो। 1 किलो मतलब 1%। अब तो इसका मतलब क्या है? मैंने अपनी कैपेसिटी का 1% वजन उठा रखा है। अगर मान लो मैं कहूं कि ये 5 किलो की बोतल बोतल है, इसका मतलब मैंने अपनी कैपेसिटी का 5% वजन उठा रखा है। अगर मेरी जो कैपेसिटी थी वो 50 kg होती और मैं फिर 1 किलो की बोतल उठाता, इसका मतलब क्या है? मैंने अपनी कैपेसिटी का 2% वजन उठा रखा है। तो जितनी मेरी कैपेसिटी है, उसके अनुसार मैंने कितने परसेंट वजन उठा रखा है, उस चीज को कहते हैं हम रिलेटिव। तो समझना बात को। तो जिस समय पर मेरी कैपेसिटी 100 kg थी और मैंने 1 kg उठा रखा था, तो आपने ये कहा था कि 1% वजन उठा रखा है। सेम वैसे एयर के साथ में होता है। एयर की जितनी कैपेसिटी है, मान लेते हैं कि इस कमरे की एयर है वो 10 किलो पानी उठा सकती है। इस कमरे कमरे की हवा की बात कर रहा हूं कि वो 10 किलो पानी को होल्ड कर सकती है, 10 से ज्यादा नहीं कर सकती। 10 से जैसे ही ज्यादा होगा गिरा देंगे। मान लीजिए मेरे पास 100 किलो वजन है, 100 किलो मैंने उठा रखा है, तुमने आके 1 किलो और रख दिया, तो मैं क्या करूंगा? सारा वजन गिरा दूंगा। ये थोड़ी ना मैं कहूं रुक 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 1 किलो को हटा, नहीं।
मैं सारा का सारा वजन नीचे फेंक दूंगा क्योंकि मैं 100 किलो से ज्यादा उठा ही नहीं सकता। सेम वैसे ही ये एयर 10 किलो तक उठा सकती है तो 10 किलो तक तो उठाएगी। 10 किलो के अलावा अगर एक आधी किलो 100 ग्राम पानी भी आपने डाला ये सारे पानी को छोड़ देगी। वैसे ही बारिश हो जाएगी। तो पानी वाटर कैपेसिटी मान लेते हैं जितनी भी कैपेसिटी है उसको 100 मान के चलते हैं। मैं अगर 50 किलो उठा सकता हूँ मैं उसको भी 100% मान के चलता। तो पानी जितना है जैसे मैंने कहा कि 10%, 10% क्या है? जितनी इसकी कैपेसिटी है इसने अपनी कैपेसिटी का 10% वजन उठा रखा है। मैंने कहा कि यहां पर ह्यूमिडिटी है 20%, इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कितने परसेंट है? इसका मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी है उसके 20% वजन उठा रखा है। मैंने कहा ह्यूमिडिटी है 80%। अपने फोन में उठा करके देखना ह्यूमिडिटी कितनी है आपके एरिया की। सर्च करना इस समय पे कि आपके एरिया में ह्यूमिडिटी कितनी है। मैंने कहा कि ह्यूमिडिटी 80% है। इसका मतलब जितनी कैपेसिटी है हवा की उसका 80% तक तो उठा रखा है। थोड़ा सा पानी और आया नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा पानी और आया नहीं। जैसे ही पानी आएगा 100% होगा, 100% के बाद थोड़ा सा भी आएगा तो वो बारिश कर देगा। इसका मतलब जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे बारिश होने के। और जितनी कम ह्यूमिडिटी तो अभी तो कैपेसिटी बाकी है तो उतनी कम चांसेस हैं बारिश होने के। तो ये जो फोरकास्ट होता है इसी हिसाब से होता है ह्यूमिडिटी में कितना परसेंटेज है वाटर वेपर का, कितने परसेंट ह्यूमिडिटी है तो 80% है। इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ये सारी की सारी हवा कहाँ है? ये सारी की सारी हवा पृथ्वी के चारों तरफ है। तो ये जो पृथ्वी के चारों तरफ हवा है ये कितने पानी को होल्ड कर सकती है? और बारिश कहाँ होती है? बारिश ट्रोपोस्फियर में होती है। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि ये जो हवा है वो कितना पानी होल्ड कर सकती है, उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। और जब ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो उसी समय पर भैया आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है और उसके बाद अगर तुम डालोगे कुछ भी पानी तो फिर वो क्या है? बारिश कर देगा। तो ये होता है ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात? और फिर ऐसे करके बारिश होती है। तो ये 3 प्रकार की ह्यूमिडिटी मैंने आपको बताई। कौन-कौन सी बताई भैया? एब्सोल्यूट हो गई, स्पेसिफिक हो गई और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई। आ जाओ अब अपने क्वेश्चन पर। इसका आंसर कौन-सा हो गया? इसका आंसर तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर हो गया। नेक्स्ट देखो अगला वाला। आज हमने इस क्वेश्चन में बहुत समय लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं लिया। हमने कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ लिए कि अब जो भी क्वेश्चन आए आप उड़ा पाओ। अगला देखेंगे। अगला क्या है? Which of the following gases is placed second in respect of abundance in the Earth's atmosphere? लो यही तो पूछ लिया। वो कौन सी गैस है जो सेकंड नंबर पर आती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में? इसका मतलब है ऑक्सीजन आती है लगभग 20.98%, लगभग 21%। तो कौन सी आती है? ऑक्सीजन। देखा ना, धड़ से आंसर चला गया। अब यहाँ समझने की जरूरत नहीं पड़ी। अगला देखेंगे। रिट्रीटिंग मॉनसून गिव्स रेनफॉल टू। रिट्रीटिंग मॉनसून किसको रेनफॉल देता है? मेरे प्यारे साथियों ये बनाई हमने दुनिया। इस दुनिया में ये दुनिया तो बड़ी जालिम है क्या? इस दुनिया में यहाँ पर हमने अपना भारत बना दिया, फिर भी इस जालिम दुनिया में हमारा प्यारा भारत यहाँ पर अड़ करके खड़ा हुआ है। ये क्या है? ये है भैया इंडियन ओशन। और ये क्या है? ये है भैया अरेबियन सी। तो यहाँ से बारिश का मतलब मानसून चलता है। ये जो हवाएं होती हैं इन्हें कौन सी हवाएं कहा जाता है? ये भैया मानसून की हवा है। इसे अच्छा मानसून क्या है? मानसून बारिश का नाम नहीं है, मानसून हवाओं का नाम है। जो मानसून है ये मानसून बारिश का नाम नहीं होता है। ये मानसून तो हवाओं का नाम होता है। और ये जो मानसून की हवाएं हैं ये अरेबियन सी से चलती हैं। मेरे प्यारे बच्चों जब ये अरेबियन सी से चलती हैं मानसून की हवाएं तो ये इधर जाती हैं और यहाँ जाकर के बारिश कराती हैं। वास्को डिगामा भी तो इन्हीं जो हवाओं से टकरा करके आया था। इन हवाओं में अपना जहाज डाल दिया, वो ला करके भारत पहुंच गया और भारत में सबसे पहले ये किसको हिट करती हैं? केरल को। और केरल में ही कोझिकोडे नामक उस समय तो कालीकट था। जैसे आज सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोडे डिक्लेयर किया गया है कोझिकोडे को। कालीकट का ही नया नाम क्या है? कोझिकोड है। तो जब ये इस वाली रेंज इस वाली जो पट्टी है इस वाली पट्टी को तो ये मानसून की हवाएं क्या है? पानी दे देती हैं। और इसको भी दे देती हैं तो यहाँ पर भी पहुंच जाती है मानसून की हवाएं। अब बात ये आती है कि ये मानसून की हवाएं आई लेकिन थोड़े दिन बाद ये वापस जाएंगी। जिस समय पर ये वापस जाएंगी, रिट्रीटिंग मानसून का मतलब क्या होता है? जिस समय पर ये वापस जा रही हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जिस समय पर ये वापस जा रही हैं, अब बताना जरा ये पानी किसको देंगी? तो यहाँ पर कौन सा राज्य पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु। इसका मतलब क्या है? रिट्रीटिंग मॉनसून बारिश कराता है तमिलनाडु में। क्या कहा? रिट्रीटिंग मॉनसून बारिश कराता है तमिलनाडु में। रिट्रीटिंग मॉनसून बारिश कराता है तमिलनाडु में। क्योंकि गुजरात भी इस वाली बेल्ट पर पड़ता है। यहाँ गुजरात कहाँ पड़ता है? गुजरात भैया इस वाली बेल्ट पर यहाँ पड़ता है। गोवा भी भैया यहाँ पर पड़ता है। और महाराष्ट्र भी भैया यहाँ पर पड़ता है। इन तीनों को तो मानसून जब आया था तभी बारिश हो गई थी। लौटते हुए मानसून से जो बारिश होती है वो तमिलनाडु में होती है। और लौटता हुआ मानसून कब आता है? अक्टूबर और नवंबर नवंबर के महीने में। अक्टूबर और नवंबर देख रहे हो। अब मानसून चला गया है नॉर्मली तो
लेकिन अब जो मानसून आएगा वो कहाँ पर आएगा? वो तमिलनाडु वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। जैसे बोला जाता है रिट्रीटिंग मानसून, जो अक्टूबर नवंबर में आता है, जो बारिश कराता है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में मेनली। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ। अब देन द अर्थ ये तो पता है आपको, पहले करवाया है मैंने। अगर मैं यहाँ पर सन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, आपका जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और भैया इसके कोई बात नहीं, यहीं पर पड़ता है नेपच्यून, इनको थोड़े छोटे बना देते हैं। जुपिटर, यार ये तो बड़े होते हैं, वैसे दोबारा बनाते हैं फिर सब, सब बिगड़ गया, यहाँ से बनाएंगे। सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ऐसे करके होते हैं। और यहाँ पर बीच में ये वाली जो बेल्ट है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को एस्ट्रॉइड बेल्ट बोला जाता है। इसी को मेरे प्यारे साथियों एस्ट्रॉइड बेल्ट बोला जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा हो गया? जुपिटर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सैटर्न, तीसरे पे यूरेनस, चौथे पे नेपच्यून, पांचवे पे आपकी अर्थ होती है। तो अर्थ के अलावा बाकी ये सब क्या है? छोटे हैं। इसका मतलब कि पांचवे पे तो अर्थ हो गई। इसके बाद छठवें पे वीनस हो गया, जो कि ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ है। सातवें पे मार्स हो गया और आठवें पे मरकरी हो गया। तो सबसे छोटा कौन होता है? सबसे छोटा मरकरी होता है। तो ये तीनों क्या अर्थ से छोटे हैं? इज स्मॉलर इन साइज देन अर्थ। तो नेपच्यून क्या है? बड़ा है। वीनस तो छोटा है, सैटर्न यूरेनस भी बड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वीनस। क्योंकि इन तीन में से वीनस ही तो यहाँ दे रखा है, शुक्र, जिसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। वीनस को क्या कहा जाता है? ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। और ये मैंने पहले बताया आपको कि इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन, इसी को मॉर्निंग स्टार, इसी को इवनिंग स्टार, इसी को हॉटेस्ट प्लेनेट भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पर आता है सूरज से ये। नेक्स्ट, अगला। ये तो फिर बता ही दो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज सीक्वेंस इन द गिवन प्लैनेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। साइज मतलब डायमीटर, किसका बड़ा साइज है? तो भैया सबसे छोटा कौन सा था? मार्स था, ये तो आठवें नंबर पर था। अभी देखे थे जो, इसमें से देखो, अभी देखे थे ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अगर नहीं आए कभी समझ में, ऐसे बना लिए। और इसके बाद 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 और 8। अब देख लो सबसे छोटा कौन है? अगर यहाँ दे रखा है तो सबसे छोटा मार्स होगा, सॉरी मरकरी होगा। सबसे छोटा मरकरी होगा, तो या तो आंसर ये सही होगा, या तो आंसर ये सही होगा, ना तो ये हो सकता है, ना तो ये हो सकता है। मरकरी से बड़ा कौन है? मार्स है। तो मरकरी के बाद मार्स कहीं दिख रहा है? मार्स दोनों जगह दिख रहा है। मार्स से बड़ा वीनस है, मार्स से बड़ा वीनस है, वीनस से बड़ा अर्थ है। अर्थ, अर्थ ये रहा इसमें। तो आंसर क्या हो गया? बॉय हो गया। तो सिंपल सा है। सीडीएस 2016 के फर्स्ट पेपर में ये आ रखा है। तो ये क्या हो गया? आंसर भैया बॉय हो गया। सिंपल सा था यार इसमें। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस में समय मत दिया करो ज्यादा, धड़ 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 कर दिए, लेकिन धड़ 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 के चक्कर में गलत भी नहीं करने हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो अगला क्या कहता है। इंजूरियस अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं भैया, ये तो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये तो समतापमंडल है, ये भी प्रीवियस ईयर रहा होगा इस वजह से। फिर हल्की सी लैंग्वेज, ऑब्जर्व्ड मोस्टली बाय विच लेयर। अभी पूछा था कि ओजोन लेयर कहाँ पर जो है ज्यादा पावरफुल होती है या हाई डेंसिटी में होती है, अब पूछ दिया किसके द्वारा एब्जॉर्व किया जाता है, तो भैया स्ट्रेटोस्फेयर के द्वारा। नेक्स्ट, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड्स अर्थ इनटू टू हेमिस्फेयर नोन एज। इसका आंसर कौन बताएगा? और सर्कल, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। अब मैं यहाँ पर पृथ्वी बनाता हूँ दोबारा से। अगर मैं यहाँ पर पृथ्वी बनाऊं, एक पृथ्वी मैंने यहाँ पर बनाई है और एक पृथ्वी मैंने यहाँ पर बनाई है। भाई ये पृथ्वी की एक्सिस है, आप सभी को पता है, एकदम क्लियर नहीं है ये क्या है? ये पृथ्वी की एक्सिस है, ये सोनू, ये सोनू, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितना झुकी हुई है? बताओ भाई फटाफट से।
पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितना झुकी हुई है? 23 एंड हाफ डिग्री झुकी हुई है। आपने भी यही बताया कि 23 एंड हाफ डिग्री झुकी हुई है। मैंने आपकी बात मान ली, दोनों बातें एकदम सही हैं। अब मेरी बात सुनना। इसमें भाई ये जो ऊपर वाला, अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो ये वाला क्या है? ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है। ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है। और ये क्या है? सदर्न हेमिस्फेयर है। सदर्न हेमिस्फेयर है। उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। इक्वेटर, इसे क्या कहे बोलेंगे? 0 डिग्री। 0 डिग्री जो कि क्या कहलाती है? जो कि इक्वेटर कहलाती है। इक्वेटर से ऊपर वाला तो क्या हो गया? नॉर्थ हेमिस्फेयर। और इक्वेटर से नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर हो गया। अब मेरी बात सुनना जरा, मेरे प्यारे बच्चों। इस साइड में सन है। इस साइड में क्या है? सन है। ऐसा मान के चलो, इस साइड में सन है। ये मान लो अब मेरा चेहरा जो है वो एकदम सन की तरफ है, और जब एकदम सन की तरफ है तो सन से सनलाइट आ रही है, बिल्कुल सनलाइट आ रही है। और जब वो सनलाइट आ रही है तो वो मेरे इस हिस्से पर पड़ रही है। तो सन की साइड में, जैसे कि टॉर्च है, सन मतलब टॉर्च। तो जैसे आप टॉर्च मारते हो, आपने किताब पे टॉर्च मारी तो एक साइड में लाइट पड़ेगी, दूसरी साइड में नहीं पड़ेगी। ऐसे ही सन जब टॉर्च मार रहा है मेरी तरफ, सन की लाइट आ रही है, तो मेरे इस हिस्से पर लाइट होगी और इस हिस्से पर लाइट नहीं होगी। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे दिन बोलेंगे। एक सेकंड। इस वाले हिस्से को दिन बोलेंगे और इस वाले हिस्से को रात बोलेंगे। बहुत बढ़िया है। क्लियर। अच्छा, ऐसे पृथ्वी घूम रही है। अब ये वाला हिस्सा क्या है? दिन कहलाएगा और ये वाला हिस्सा रात कहलाएगा। तो पृथ्वी दिन रात ऐसे करके करती है। मेरी बात सुनना जरा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सनलाइट की टॉर्च जो ऐसे जाएगी, और जब सनलाइट की टॉर्च ऐसे जाएगी तो पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा है, इस पर तो दिन हो जाएगा और इस वाले हिस्से पर रात हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इस हिस्से पर क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा और इस वाले हिस्से पर रात हो जाएगी। तो ये जो दिन और रात वाला जो कॉन्सेप्ट हुआ, ये जो दिन और रात वाला जो कॉन्सेप्ट हुआ, और यहाँ पर जो दिन और रात को अलग करने वाला ये जो सर्कल बना, ये जो सर्कल बना पृथ्वी के कैसे बनेगा? आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। ये है, जैसे ये है। अब मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ये मान लीजिए, ये पृथ्वी सीधी नहीं है, एकदम ऐसे नहीं है। पृथ्वी कैसे है? ऐसे हल्की सी झुकी हुई है ना। तो हल्की सी जो पृथ्वी झुकी हुई है, इधर से क्या हो रहा है? इधर से सनलाइट आ रही है। मैं ऐसे झुका देता हूँ पृथ्वी को, ऐसे। अब जो ये, मैं समझ नहीं आएगा फिर। ऐसे ही झुकाते हैं। अब ऐसे ही झुकाते हैं, कोई बात नहीं। आप ऐसे ही समझिए कि पृथ्वी की ये वाली एक्सेस ये वाली है जो मैंने ऐसे टेढ़ी बनाई है। अब इधर से सनलाइट आएगी, तो सनलाइट ऐसा थोड़ी ना है कि सनलाइट ऐसे करके इस वाले एरिया पे जाए। ये मैंने अगर पृथ्वी की एक्सेस बनाई है, तो सनलाइट ऐसा नहीं है कि इस एरिया पे जाएगी। सनलाइट इस एरिया पे नहीं, सनलाइट इस एरिया पे, मतलब इस वाले को छोड़ देगी और इधर इधर से इस वाले को ले लेगी और इस वाले को छोड़ देगी। तो ये सनलाइट क्या है? सनलाइट इस एंगल पर, एकदम पृथ्वी की एक्सेस पर नहीं, इस वाले एंगल पर। यहाँ से इधर, इधर वाले पे सन होगा और इधर वाले पे रात होगी। इधर वाले पे जो ये सन हुआ, ये जो बीच वाला है, यही सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है जो दिन और रात को डिसाइड करता है। तो इसके इस साइड में क्या हो गया? मेरे प्यारे बच्चों, इस साइड में तो भैया दिन हो गया। यहाँ पर समझ रहे हो? पृथ्वी की एक्सिस का ये 23.5 डिग्री इसने छोड़ दिया और यहाँ पर इस वाले 23.5 डिग्री को ले लिया, तो इस वाली साइड में दिन हो गया और इस वाली साइड में भैया रात हो गई। और ये जो बीच वाला सर्कल है, यही क्या कहलाया? यही सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाया। तो ये क्या करेगा? डे एंड नाइट क्रिएट करेगा। सिंपल सी बात थी। चलें भाई आगे। बहुत बढ़िया। तो फटाफट से करते हैं। इसका डे एंड नाइट आंसर हो गया। अगला देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन? निम्न में से कौन सा नर्मदा बेसिन नहीं है? भाई नर्मदा की बात कर रहे हैं तो नर्मदा भैया बहती है, तो एक तो एमपी आएगा, गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा। एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। इसके अलावा कौन सा दे रखा है? राजस्थान दे रखा है। राजस्थान इज नॉट द पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन। क्या कहा? राजस्थान इज नॉट द पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन। राजस्थान नर्मदा बेसिन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे भाई। रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा। रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा नदी, एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा, और अलकनंदा और किसके साथ मिलकर के रुद्रप्रयाग बनता है? फटाफट से बता दो। भागीरथी हो गया, मंदाकिनी हो गया, नंदाकिनी हो गया, और भैया आपका धौलीगंगा हो गया। इसका आंसर आप में से कौन सा बच्चा देगा? मैं देखना चाहता हूँ जल्दी से, इसीलिए आपको जो है 30 सेकंड का समय दिया है इस क्वेश्चन के लिए। इसको मैं जो है
अभी क्या है कि थोड़ा-सा समय कम है, वरना मैं इसको पूरा करवाता आपको। क्या कहा? अलकनंदा के साथ में जब अलकनंदा के साथ में जिस समय पर मंदाकिनी मिलती है, अलकनंदा के साथ में जिस समय पर मंदाकिनी मिलती है, उस समय पर मैं आपको जो है उस समय पर क्या बनता है? उस समय पर रुद्रप्रयाग बनता है। जो अगली ज्योग्राफी की क्लास होगी उसमें मैं ये सारा करवा दूंगा आपको। फिलहाल के लिए आप इसको यहाँ तक रख लीजिए, क्योंकि हाँ, ये वाला जो है ना, ये सारा का सारा, जैसे कि यहाँ पर कौन सी नदी, चलो करवा ही देंगे, चलो करवा ही देते हैं। समय थोड़ा सा तो लगेगा। ये वाली जो नदी आ रही है, इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं भागीरथी। इसको क्या बोलते हैं? भागीरथी। इसके अलावा यहाँ से जो नदी आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अलकनंदा। इसको क्या बोलते हैं? अलकनंदा। अलकनंदा। और ये जो यहाँ पर बन गई है, ये आगे, इसको क्या बोलते हैं? गंगा। तो जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं, इस वाले पॉइंट को बोला जाता है देवप्रयाग। एक्चुअली जिस समय पे मैं आपकी ये वीडियो ले रहा हूँ, क्योंकि ये वाली रिकॉर्डेड क्लास होती है, जस्ट इसके बाद मेरी क्लास है, तो मैं बस इसी क्वेश्चन पर रखूंगा आज की क्लास को। अगली वाली में फिर हम यहाँ से आगे करेंगे, ठीक है ना? ये वाला करवा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बनता है देखते हैं। तो जिस समय पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, ये बनाती है यहाँ पर देवप्रयाग। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक नदी है जो यहाँ से आती है और आकर के जो है अलकनंदा में मिल जाती है, इसको बोलते हैं धौली गंगा। क्या बोलते हैं? धौली गंगा। इसी धौली गंगा में एक और नदी मिलती है, उस नदी को बोला जाता है ऋषि गंगा। क्या बोला जाता है? ऋषि गंगा। धौली गंगा में ये एक और नदी मिलती है जिसको बोला जाता है ऋषि गंगा। और जिस जगह पर ये धौली गंगा मिलती है, ये वाला जो प्रयाग है, इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नदी आती है इस साइड से, इसको बोलते हैं नंदाकिनी। क्या बोलते हैं? नंदाकिनी। और जिस जगह पर नंदाकिनी मिलती है, वही कहलाता है आपका नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। जहाँ पर मंदाकिनी मिलती है वो नंदप्रयाग कहलाता है। इसके अलावा एक और नदी आती है इसी साइड से, उसको बोलते हैं पिंडारी। क्या बोलते हैं? पिंडारी। इसके अलावा एक और नदी आती है, कौन से वाले से बनाऊं? इससे बना देता हूँ। अच्छा, पिंडारी जहाँ आती है वो तो हमने लिखा ही नहीं। पिंडारी जहाँ आती है इसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। इसके अलावा एक और नदी आती है, जिस नदी को हम बोलते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी। और जहाँ मंदाकिनी आती है, उस वाले रीजन को रुद्रप्रयाग बोला जाता है। अब देखो, सारे के सारे देख लो। सबसे पहले धौली गंगा और ऋषि गंगा मिली, और धौली गंगा और ऋषि गंगा मिलकर के जिस समय अलकनंदा में मिलती है उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। नंदाकिनी जहाँ अलकनंदा में मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। पिंडारी जहाँ मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसको रुद्र प्रयाग कहते हैं। और भागीरथी जहाँ पर मिलती है उसको देव प्रयाग कहते हैं। और देव प्रयाग के बाद में ये सीधी फिर गंगा बन करके चली आती है। देव प्रयाग के बाद में ये क्या बन करके आती है? गंगा बन करके आती है। ये आपका आंसर हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का। तो रुद्रप्रयाग पूछा था, तो रुद्रप्रयाग कौन सी हो गई? एक अलकनंदा हो गई और एक मंदाकिनी हो गई। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी मिलती है? मंदाकिनी मिलती है। ठीक है ना? बना लो इसको फटाफट से। एक और कर लेते हैं, 15वां, 15 रख लेते हैं आज। अफ्रीकाज हाईएस्ट पीक माउंट क्लिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में है। माउंट क्लिमंजारो कहाँ पर देखने को मिलेगी? अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है माउंट क्लिमंजारो, ये कहाँ पर है? तंजानिया में है। क्लियर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसकी हाइट बताना। मैं भाई आज की क्लास को यहीं पर रखता हूँ। अगली वाली क्लास में हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस और अगली वाली क्लास के क्वेश्चंस करेंगे। सेट नंबर 5 जो होगा ज्योग्राफी में, उसमें मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।